नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब बेटे और बहू ने मिलकर के बूढ़े माता पिता को भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया, तो माता पिता ने किया ऐसा काम कि पापा, आप यहाँ बैठे बैठे दिन भर चाय पीते रहते हो। दीपा चाय बनाते बनाते परेशान हो जाती है। दिन भर चाय बनाते बनाते वह भी थक जाती है और बर्तन भी कितने हो जाते हैं। जब चाय बना करे तभी पिया करो। दीपा को अलग से ऑर्डर मत दिया करो, किशन ने कहा और अपने कमरे में चला गया। रामेश्वर जी खून के घूंट पीकर रह गए। सिर्फ एक चाय के लिए इतना सुनना पड़ता है। जब दुकान पर काम करती थी तो चाय की लत लग गई थी। तब रमा जी घर पर ही जब चाहे कितनी चाय बना देनी थी। उनके लिए अभी भी रमा जी बना सकती हैं, पर दीपा उन्हें ताना दे देती है कि आप चाय में दूध ज्यादा डाल देती हो। पापा जी सारा दूध चाय में पी लेंगे तो मेरे बच्चे क्या पिएंगे। दीपा की बातों से रमा जी का मन भी आहत रहता था। तभी तो वह अपनी मर्जी से रसोई घर में कुछ भी नहीं बनाती। जो बहू ने कह दिया वह कर देती थी। एक दिन जब रमा जी रसोई में रोटी बना रही थी, तभी दीपा रसोई में आकर रोटियों को चेक करने लगी और बोली, ओ, आपसे कितनी बार कहा है कि आप रोटी से ज्यादा घी मत लगाया करो। समझ नहीं आता क्या? अब इस उम्र में इतना घी खाकर कहाँ जाओगी? पेट खराब हो जाएगा और हमें फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक तो घी कितना महंगा और उस पर डॉक्टर का बिल महंगा, दवाइयाँ भी महंगी पड़ती हैं। अपनी बहू की बातें सुनकर रमा जी चुप हो गई। उस दिन के बाद से बहू ने घी का डब्बा छुपा कर रख दिया तो रमा जी रोटी बिना चुपड़े ही खा लेती। हालांकि घी के बिना रोटी उनके गले से नहीं उतरती थी, फिर भी वह कोशिश करती और रामेश्वर जी को डॉक्टर ने कमजोरी के कारण घी खाने के लिए बोल रखा था। लेकिन जब बहू ने घी उठाकर रख दिया तो फिर क्या कर सकते थे। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अलग से घी ला सकती। रामेश्वर जी घर के लिए कहते तो रमा जी उन्हें बड़े प्यार से समझा देती, तो अपनी बेबसी पर रामेश्वर जी भी आंसू बहाकर रह जाते। कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहू के मायके वाले आने वाले थे। दीपा तो सुबह से ही तैयारी में लग गई थी। घर पकवानों की खुशबू से भर गया था। कचौड़ी, हलवे और पूरियों की महक घर में फैली हुई थी। तभी किशन आकर बोला, पापा जी, आप और माँ आज कमरे से बाहर नहीं आना, या फिर किसी मंदिर या पार्क में चले जाओ। दीपा के भाई और भाभी आ रहे हैं, बड़े पैसे वाले हैं, यही रुकेंगे और खाना नाश्ता भी यहीं पर होगा, तो रात निकल जाएगी। आप लोग घर में रहोगे तो दीपा अपने मायके वालों की खातिरदारी करेगी या आप दोनों को संभालेगी। बेटा, ऐसी गर्मी और धूप में हम बाहर कहाँ जाएंगे? फिर मुझसे और तेरे पापा से दिन भर बैठा भी नहीं जाता है। हम ही कमरे में रह लेंगे, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। रमा जी अपने बेटे के आगे नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए बोली। किशन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है फिर, पर कमरे से बाहर नहीं आना। और ये कहकर उसने बाहर से ताला लगा दिया। दिन भर हो गया, खाने का भी समय हो गया, पर ससुराल वालों की खातिरदारी में किशन भूल गया कि उसके माँ बाप ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पानी का जग भी खाली हो गया था। रमा जी ने पानी के लिए दरवाजा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रामेश्वर जी ने बेटी को फोन लगाया तो किशन जल्दबाजी में था। पापा, जल्दी बोलो, मेरी मूवी छूट जाएगी।
बेटा पानी नहीं है और भूख भी लग रही है, दरवाज़ा खोल दो। ओ, हम अभी तो आए हैं, आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकते हो? थोड़ी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते हो? परेशान करके रख दिया है। और किशन ने फोन रख दिया। दोनों दंपत्ति मनमार कर रह गए और रात को भूखे ही सो गई। हालांकि ऐसे में नींद आना मुश्किल था। रात को मेहमान जा चुके थे। सुबह दरवाजे पर आहट हुई और दरवाजा खुला तो रमा जी को राहत की सांस आई। दीपा, तेरे पिताजी रात भर के भूखे हैं, उन्हें खाना दे दे। रात का खाना बचा होगा, उसे ही ला दे। खाने में तो कुछ नहीं बचा, मेरे भाई भाभी को पैक करके दे दिया था। आपको जल्दी उठकर बोलना चाहिए था। अब सुबह सुबह मुझे भी 10 काम होते हैं। अभी खाना बना रही हूँ, पहले ये ऑफिस चले जाएं, फिर खा लेना। तब तक आप ये बर्तन निपटा दीजिए। रात को देर से आए थे, बर्तन से सिंक भरा है, ऐसे में मुझसे तो खाना भी नहीं बनाया जा रहा है। दीपा चिढ़ते हुए बोली। रमा जी मन मारकर बर्तन मांजने लगी। गरम तवे पर बनते आलू के पराठों ने भूख को और भी बढ़ा दिया। दीपा 4 पराठे बनाकर ले गई और किशन के साथ नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद बोली, माँ जी, अपने और पिताजी के नाश्ते में रोटी सेक लीजिए, आलू का मसाला खत्म हो गया है। रमा जी बर्तन छोड़कर मुड़ी ही थी कि दीपक फिर बोली, पहले बर्तन तो सारे मांज लो। बर्तनों में देर लग गई। रमा जी ने फटाफट आटा लगाया और 4 रोटी और अचार लेकर कमरे में पहुंच गई। बड़ी देर लगा दी रोटी लाने में, मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। रामेश्वर जी यह कहकर रोटी खाने लगी। हालांकि बिना घी की रोटी खाने में मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह खा रहे थे। रमा जी की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को हमेशा घी खिलाया, उसी ने 2 समय के लिए खाने को तरसा दिया। शादी के 10 बरस बाद रमा जी को गोद भरी थी। किशन के आने से उनके जीवन का खालीपन खत्म हो गया था। किशन घर का इकलौता और लाडला बेटा था। बस उसके मुंह से किसी चीज की निकलने की देर थी, वह हर हाजिर हो जाता। दुकान में ज्यादा कमाई तो थी नहीं, फिर भी वह हमेशा कोशिश करते हैं कि किशन की हर इच्छा पूरी हो। अपने बेटे को भी बहुत अच्छे से घी लगाकर रोटी खिलाती थी, क्योंकि किशन सब्जी कम खाता था। उसे खिचड़ी और रोटी ही पसंद थी। दोनों में खूब घी लगता था। दोनों अपने बेटे को अच्छा खिलाते थे, चाहे खुद कम खा लेते। और किशन पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने मेहनत की और नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही रिश्ते आने लगे। दीपा बहुत सुंदर थी। वह एक नज़र में किशन को पसंद आ गई और उसने उससे ही शादी की। और उसके साथ शादी होते ही किशन उसके आगे पीछे रहने लगा। उसकी सुंदरता का पुजारी बनकर रह गया। वह जैसा कहती वैसा ही करता। अपनी माँ और पापा की परवाह नहीं करता। बस दीपा जो बोल दे उसे ही सच मानने लगा। वह अपने सास ससुर के खिलाफ किशन के कान भरती रहती। दीपा बहुत कंजूस प्रवृत्ति की लड़की थी, जहाँ खुद पर और किशन पर कितना भी खर्चा कर देती थी, पर जहाँ सास ससुर पर खर्चा करने की बारी आती तो महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती थी। समय के साथ उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब सास ससुर बूढ़े हो चले थे। बीमारी के प्रति लापरवाही ने रामेश्वर जी को और भी बीमार बना दिया। किशन ने उन्हें कभी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। ऐसे ही घरेलू इलाज से जीवन चल रहा था। अब उनसे अपनी दुकान पर भी नहीं बैठा जाता था और किशन के पास दुकान संभालने का समय नहीं था। जो भी सामान दुकान में था उसे बेचकर दुकान भी बंद कर दी।
पहले दुकान की कमाई से हाथ में पैसा तो रहता था, पर अब उनके हाथ एकदम से खाली हो गए थे। 100 रुपए के लिए बेटा बहू के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। दोनों की स्थिति दयनीय हो रही थी। बहू के साथ बेटा भी परवाह नहीं करता था, उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई घर में है या नहीं। किशन को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। दोनों बस कहने को अपने बेटे बहू के पास में रह रहे थे, हम कहीं और चलते हैं, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाएगा, मेरा तो दम घुटता है यहाँ। रामेश्वर जी आंखों से आंसू लेकर रमा जी से बोली, हाँ मन तो मेरा भी करता है, इससे अच्छा तो भगवान हमें औलाद ही नहीं देता। 10 साल बाद औलाद इसलिए दी है ताकि हम बुढ़ापे में इतना दुख सहें और अपनी औलाद के हाथ इतनी तकलीफ झेलें। इससे अच्छा तो हम बेऔलाद अच्छे थे। हमारे बेटे ने हमें खाने के लिए भी तरसा दिया, दवाइयाँ भी लाकर नहीं देता, कभी हमारे पास आकर भी नहीं बैठता। बहू को क्या दोष दूं, बेटा ही जब कपूत निकला। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती हूँ, मुझे आत्मसम्मान से जीना है। रमा जी रोते हुए बोली, मैं कर भी क्या सकता हूँ रमा, आत्मसम्मान से जीने के लिए पैसा चाहिए, वह हमारे पास नहीं है, दुकान में माल नहीं है, पेंशन मिलती तो सिर्फ उठाकर जी सकते थे, ना तो बेटा ने पेंशन है। इन हालातों में क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन तो अब ऐसे ही निकलेगा, अब और दिन ही कितने बचे हैं, इसी तरह से जी लेते हैं, हम बूढ़े अब और क्या कर लेंगे। रामेश्वर जी ने डट से करहाते हुए कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत जुटानी होगी। बेटे बहू के जूते में रोज रोज नहीं खा सकती, मेरा मन सम्मान अब सब आहत होता है, हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना चाहिए। रमा जी बोली, सुनो जी, दुकान तो अपनी है, हम उसे बेच भी सकते हैं, मैं सोच रही हूँ अपने हुनर को बाहर लाऊं। आपको तो पता है कि मैं अचार कितना अच्छा बनाती हूँ, हम अचार का बिजनेस करेंगे, उसमें कमाई भी बहुत अच्छी होती है। कमाई तो ठीक है, पर उसमें पैसा लगाने को भी तो चाहिए, घर भी रहने को चाहिए। हाँ वह तो है। रमा जी फिर सोच में पड़ गई, फिर तभी खुशी से बोली कि मेरे पास कुछ गहने हैं, कि चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और कानों के झुमके जो अभी तक बहू की नजरों से बचे हुए हैं। घर तो इन दोनों ने हमसे हथिया लिया, धोखे से हमारे साइन लिए थे, पर दुकान तो अभी भी आपके नाम पर है, हम वह भी बेच सकते हैं, लेकिन यह सब योजना बनाने में समय तो लगेगा और किसी का सहारा भी चाहिए होगा, वह अकेला कितना भाग दौड़ करूंगा। रामेश्वर जी बेबस होकर बोले, हाँ हम कुछ दिनों के लिए मेरी बड़ी बहन के घर चलते हैं, उनके बच्चे मेरी मदद कर देंगे। रमा जी विश्वास के साथ बोली। एक दिन रमा जी ने दीपा और किशन से कहा, बेटा तुम्हारी बड़ी मौसी बुला रही है, हम कुछ दिनों के लिए वहां जाना चाहते हैं। हमेशा के लिए जाओ, कुछ दिनों के लिए ही क्यों जा रहे हो? दीपा तुनकते हुए बोली। दोनों ने सामान पैक किए, रिक्शा किया और बस से बड़ी बहन के यहाँ चले गई। रमा जी ने बड़ी बहन को सब बताया, उनके बच्चे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। रामेश्वर जी को साथ लेकर बहुत छुपके से दुकान बेच आए और उसी शहर में एक कमरे वाला घर खरीद लिया, साथ में अचार बनाने वाला बर्तन और सामग्री भी ले आए। कुछ बर्तन और बिस्तर उनकी बहन ने दे दिए। 7-8 दिनों में सब अच्छे से हो गया। अपनी जान पहचान वालों से उनकी बहन ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। रमा जी अचार बनाकर बेचने लगी। एक दिन किशन का फोन आया कि माँ वापस कब आ रही हैं?
दीपा गिर गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने को बताया है, तो जल्द ही आ जाओ। बच्चों और मुझे परेशानी हो रही है, खाना भी नहीं बनता है। हम लोगों को भूखे रहना होता है। अपने बेटे के मुंह से सुनकर एक बार तो रमा जी भावुक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल कड़क होकर बोली, हम दोनों वापस नहीं आ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे। मौसी के पास ही हमने घर ले लिया है, दुकान हमने बेच दी है और अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। अभी हमारे पास पैसे हैं, जो दुकान बेचकर मिले थे उनसे काम चला लेंगे। बहू से कहना अब आराम से खूब पैसे बचाए, अब उसे हमारा खर्चा इतनी महंगाई में नहीं झेलना पड़ेगा। माँ बाप बड़े मुश्किल से बच्चों का पेट पालते हैं और वही बच्चे बड़े होने पर 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा देते हैं। तुझे हमने कितने नाजों से पाला था, हमसे कहा क्या चूक हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सुनकर किशन एकदम आंख बबूला हो गया। आपने दुकान कैसे बेच दी? मैं तो उसे किराए पर देने वाला था। तो रमा जी कड़क लहजे में बोली, वह मेरे पति की दुकान थी, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। बहू ने आते वक्त कहा था कि कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए चले जाओ, तो हम हमेशा के लिए आ गए। अब एक बात कान खोलकर और सुन लो, जिस घर में तुम रह रहे हो वह घर भी मेरे पति का है, जो तूने धोखे से हड़प लिया। उस घर का तुम्हें किराया देना होगा, वरना मैं धोखाधड़ी का तुम दोनों पर केस कर दूंगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो धोखे से दुकान बेच दी, ऊपर से हमारे घर से छत भी छीन रही हो। किशन बोला, बेटा, जब तुम अपने माँ बाप के हाथ से उनका निवाला छीन सकते हो, तो मैं तुम्हारे सर से छत क्यों नहीं छीन सकती? और यह मेरा आखिरी फैसला है, या तो तुम उसका हर महीने हमें 40,000 किराया भेजोगे, या फिर मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दूंगी और तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सोच लो तुम्हें कौन सा फैसला सही लगता है। इतना कहकर रमा जी ने फोन रख दिया। उनका चाय का बिजनेस चल निकला। उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और अब उनके नाम के ब्रांड के साथ अचार के डिब्बे मॉल में जाने लगे। कुछ ही महीनों में उनके दिन फिर आ गए। अब उन्होंने नौकर चाकर रख लिए। वह अपनी निगरानी में उनसे अचार बनवाती थी। उनकी अच्छी आमदनी होती थी। अपने माँ बाप के पास इतना बढ़ता पैसा और नाम देखकर दीपा और किशन माफी मांगने आए, पर रमा जी और रामेश्वर जी ने उन्हें माफ नहीं किया। अब तो मजबूरी में उन्हें हर महीने 40,000 अपने माता पिता को भेजने पड़ते। उन्होंने लाख कोशिश की माता पिता को मनाने की, पर वे अपने फैसले से नहीं हटे और रामेश्वर जी ने अपनी वसीयत में लिखवाया कि जो भी उनके पास है, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद है, वैसा उनके मरने के बाद किसी संस्था या अनाथालय में दान किया जाए। हमारी मेहनत की एक एक पाई हमारे बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। इंसान हर दुख झेलता है अगर उसका परिवार साथ हो, मगर जब अपने ही बच्चे दुख देने लगे तो बूढ़े माँ बाप की हिम्मत टूट जाती है। जिनको पेंशन मिलती है बहुत तो सम्मान से फिर भी जी लेते हैं, पर जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको अपने ही बेटे बहू के साथ रोज अपमानित होना पड़ता है। हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। समाज में अब वृद्धों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पढ़े लिखे शिक्षित समाज को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।